Hello students, so we are doing chapter 2 units and measurement, and in the last lecture we did the dimensional formula and the dimensional equation. हमने dimensional formula और dimensional equation की बात करी थी और हमने बहुत सारे physical quantities की dimension निकाली थी, ठीक है ना। dimension MLT की फॉर्म में dimensional formula निकाला था, ठीक। एक चीज मेरे को बताना है क्या कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता, उसको हम डायमेंशनलेस क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एंगल है, एंगल एंगल क्या है, थीटा क्या होता है, आर्क लेंथ। थीटा को हम जब मेजर करते हैं जनरली लिखते हैं आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। जब थीटा आर्क लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है, तो इसका क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली यहाँ कैंसिल नहीं करना, क्या है L और L है, दैट मीन्स ये M0 L0 T0, ठीक है ना। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, ठीक है ना। डायमेंशनलेस जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशनलेस कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट जैसे कि एंगल है या, ठीक है। डायमेंशनलेस, ये तो डायमेंशनलेस वेरिएबल है, एंगल है जो चेंज हो सकता है। ऐसे डायमेंशनलेस कांस्टेंट भी हो सकता है। डायमेंशनलेस कांस्टेंट जैसे कि पाई है, जो पाई की वैल्यू, पाई की कोई डायमेंशन है नहीं ना, तो वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ऐसा कांस्टेंट जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। जैसे एक्सपोनेंशियल है, that is dimensionless constant. This angle is also dimensionless, but this is dimensionless variable, मतलब ये कोई वेरिएबल क्वांटिटी है, क्वांटिटी चेंज तो हो सकती है बट इसकी क्या है, कोई डायमेंशन नहीं है। सो दिस इज डायमेंशनलेस वेरिएबल, ठीक है, डायमेंशनलेस वेरिएबल है, और ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है ना। ऐसे ही हमने डायमेंशनल, जिसके डायमेंशन है उसको क्या बोलेंगे, डायमेंशनल वेरिएबल हमने पढ़ा, फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, जिसकी भी डायमेंशन है वो क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल। ऐसे ही हमारे पास डायमेंशनल कांस्टेंट भी होते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या है, डायमेंशन है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, सो दैट इज डायमेंशनल वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल, सॉरी डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट जिसकी डायमेंशन है, ठीक है। कुछ कांस्टेंट हमारे पास ऐसे होते हैं जिसकी डायमेंशन नहीं होती, उसको हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट बोलते हैं। और कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिसकी डायमेंशन होती है, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और भी हैं, हम 11th क्लास में पढ़ेंगे आगे, ठीक। तो उनको क्या बोलते हैं हम, डायमेंशनल कांस्टेंट। तो इतना सा कुछ बताना था मैंने आपको, डायमेंशनलेस या डायमेंशनल कांस्टेंट या डायमेंशनल वेरिएबल या डायमेंशनलेस वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। सो इतना सा कुछ बताना था। आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है बेटा, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशंस पढ़नी है हमें डायमेंशनल एनालिसिस की, ठीक है ना। एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन है इसकी, 1 बाय 1 करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है ना। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर सकते हैं हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से, ठीक है ना। जहां हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं, एमएलटी में लिखते हैं क्वांटिटीज को, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक। अब मैंने आपको बताया था कि जो कोई भी क्वांटिटी है मेरे पास, मैंने बताया आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, कोई भी क्वांटिटी है मैं उसको उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और सिस्टम ऑफ यूनिट में लिख सकता हूं, बताया था मैंने। और ये जो है हमेशा क्या रहता है, n मल्टीप्लाई बाई यू कैसे रहता है, कांस्टेंट रहता है। मैंने आपको तब भी बोला था, मैं आपको एप्लीकेशंस में बताऊंगा इसको, ठीक है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, n क्या है मेरे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू है। व्हाट इज n, n इज माय न्यूमेरिकल वैल्यू, और u क्या है, u है मेरे पास सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। जिस बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा उस लेक्चर को देखो। बेसिकली ये क्या है, ये जो एप्लीकेशन है, सिंपल सी वर्ड्स में बताऊं,
ये अगर हम बात करें कन्वर्ट 1 kg टू ग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से कर सकते हैं। वन सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है, यही हो रहा है ना। किलोग्राम क्या है, एसआई यूनिट, इससे सीजीएस यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है तो हम वही डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प ले सकते हैं। तो कोई भी क्वांटिटी है उसको मैं न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या है आगे जो थी 1 kg 2 kg 3, तो 1 2 3 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू और kg क्या है सिस्टम ऑफ यूनिट, इसकी फॉर्म में लिख सकता हूं। और ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, मैंने आपको बताया था। मैं 1 kg लिखूं या 1000 ग्राम्स लिखूं, इनमें कुछ फर्क है? कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। सो एन यू या ये एन यू, ये तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना, सेम ही क्वांटिटी तो सेम ही है, 1 kg या 1000 ग्राम एक ही बात है, ठीक। फर्क किसका है, इस n का और इस u का, ठीक है। सो ये जो एन यू है ये कांस्टेंट रहता है, दैट मींस n1 u1 इक्वल टू n2 u2 कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब क्या है, जो n1 u1 एक है, सपोज 1 kg है, दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये हो सकता है, ठीक, बिल्कुल सिंपल। अब क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सपोज ऐसे लिख लो u1 इक्वल टू, मतलब u1 एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसको मैं मास लेंथ टाइम के डायमेंशनल फॉर्मूला में लिख सकता हूं, मास लेंथ और टाइम, और इसका कुछ पावर है एबीसी, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। u1 क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको मैं डायमेंशनल फॉर्मूला की फॉर्म में लिख दिया। ऐसे ही u2 भी मेरे पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना, u1 और u2। अब u1 u2 है मास लेंथ टाइम, तो यहाँ क्या आएगा m1 l1 t1, पहली सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब सपोज एक यूनिट है यहाँ, जैसे हमने फोर्स पढ़ा था, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो यहाँ फोर्स की mlt आएगा। यहाँ कोई और सिस्टम ऑफ यूनिट है, यहाँ kg है सपोज, यहाँ ग्राम है, तो यहाँ पर mlt सेकेंड क्वांटिटी का क्या हो जाएगा m2 l2 t2। सो मास लेंथ टाइम, सपोज कर लिया हमने, मास लेंथ टाइम क्या है, फंडामेंटल यूनिट है सिस्टम ऑफ यूनिट का, ठीक है ना। सो एक सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए मास लेंथ टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पहली सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखना है, तो ऐसे लिख सकते हैं, और दूसरे सिस्टम में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। दोनों सिस्टम में हम u1 और u2 की वैल्यू लिख सकते हैं, इजी बिल्कुल, u1 u2 की वैल्यू लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू अगर मैं यहां पुट करूं, n1 m1a l1b t1c इक्वल टू n2 m2a l2b t2c, क्लियर है सब कोई, ठीक है। क्या किया मैंने, n1 u1 इक्वल टू n2 u2 लिखा, u1 u2 सपोज मेरे पास mlt की फॉर्म में कोई सिस्टम है, ठीक। तो यहां से अगर मैं n2 की वैल्यू निकालूं, n2 की, तो मेरे पास क्या आ जाएगा n1 और साथ में m1 बाई m2 a, m1 डिवाइड बाई m2, दोनों की पावर सेम है, a इंटू l1 बाई l2 b मल्टीप्लाई बाई t1 बाई t2 c, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों, डायमेंशनल फॉर्मूला, mlt हम ऐसे तो नहीं लिख रहे, डायमेंशंस की तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज माय फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करने के लिए ये फॉर्मूला है, बहुत इजी है बेटा। क्या किया मैंने, nu n1 u1 u1 u2 सपोज mlt की फॉर्म में है, u1 के लिए m1 l1 t1 abc, कोई भी पावर है, मुझे नहीं पता ना, मैं क्वांटिटी तो यहाँ कोई लिख नहीं रहा ना, मैंने बोला ये फोर्स है ना एक्सीलरेशन है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला ना, हमें नहीं पता कोई कौन सी क्वांटिटी है। तो m की पावर a कितनी भी पावर हो सकती है, l की b t किसी, ऐसे ही u2 वैल्यूज पुट करी यहाँ पर, तो यहाँ से n2 की वैल्यू निकालनी, ठीक है, यही वैल्यू निकालनी होती है n2 की। आइए इसका एग्जांपल करके देखते हैं हम। इससे ये जो आपके पास फॉर्मूला आया n2 इक्वल टू n1 m1 बाई m2a l1 बाई l2b t1 बाई t2c, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर यहां पर, क्योंकि ये ABC यूं भी स्क्वायर ब्रैकेट डाल सकते हो, क्यों मैंने ऐसा क्यों डाला, क्योंकि अब ये n2 है, ये वैल्यू है, डायमेंशनल तो यहाँ सॉल्व हो जाएगा, m1 m1
डायमेंशन खत्म, L1 L1 T1 T1, तो आपके पास N2 की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन करते हैं, आपको इजीली समझ आएगा ये क्या है। ठीक है, ये फॉर्मूला एज इट इज लिखे रहने देता हूं मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। बहुत इजी तरीका और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जरूर पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, सो क्वेश्चन मेरे पास है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। अब ये 1 जूल और अर्ग क्या है? जूल किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की। जूल या अर्ग हम एनर्जी के टर्म्स में यूज करते हैं। ठीक है, वर्क डन की भी जूल होती है, पर यहाँ एनर्जी, अर्ग्स को हम एनर्जी में लिखते हैं। ठीक है, तो एनर्जी जूल से अर्ग में कन्वर्ट करनी है। जूल है बेटा एसआई यूनिट और अर्ग क्या है? सीजीएस यूनिट। ठीक है ना, तो एसआई यूनिट से हमें सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। मुझे क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले ये एबीसी पता होना चाहिए। अब मुझे पता लग गया कि ये एनर्जी है, इतना पता लग गया एनर्जी है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा एनर्जी का? डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा आप बताओ? एनर्जी क्या है? एक तरह से वर्क डन है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये डिस्प्लेसमेंट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का क्या होगा? m1 L2 T - 2। इतनी चीज समझ आ गई हमारे को, m1 L2 और T - 2। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को? एबीसी पता लग गए, एबीसी पता लग गए, ए बी और सी पावर, चाहे वो m1 है या m2 है, एनर्जी तो है ना, चाहे m1 है या m2 है, एनर्जी है। फर्क क्या है 1 2 का? इसकी सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई या सीजीएस। तो मेरे पास ए कितना आ गया 1, बी कितना आ गया 2, और सी कितना आ गया -2। एबीसी की मुझे वैल्यू पता लग गई। अब मुझे क्या करना है? यहां लिख लो एसआई, यहां लिख लो सीजीएस। ठीक है, एसआई मतलब यहां है जूल और यहां है अर्ग। ओके, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट। मुझे क्या चाहिए होता है फॉर्मूला में? एमएलटी। ठीक है, मतलब एसआई यूनिट में मास कितना होगा? 1 kg। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1000 ग्राम्स। अगर एसआई यूनिट ये है, पर इसको सपोज यहां पर 1 kg लिखो। ठीक है, सीजीएस यूनिट में क्या होगा? 1 ग्राम। सीजीएस तो ग्राम में होती है, एसआई में और क्या है उसके बाद? मास के बाद लेंथ, लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर, यहां पर 1 सेंटीमीटर, उसके बाद यहां 1 सेकेंड और यहां भी 1 सेकेंड। मैंने एसआई यूनिट के भी एमएलटी लिख लिए और सीजीएस यूनिट का भी एमएलटी लिख लिया। इतना समझ आ गया, एसआई का भी सीजीएस का भी। बट मुझे पता है ये जो 1 kg है, इसको अगर सीजीएस में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा? 1000 ग्राम आएगा। इस मीटर को करूंगा तो कितना आएगा? 100 सेंटीमीटर आएगा। और सेकंड तो सेम ही है, सेकंड तो एसआई सीजीएस, टाइम तो सेम ही है। ठीक, अब ये जो मेरी वैल्यू है, ये मेरी वैल्यू है किसकी? m1 की, L1 की और T1 की। फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है SI, और ये m2 की, L2 की और T2। समझ आया इतना बात? मुझे क्या करना था? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में चेंज करना था। ठीक है, पहला सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? SI यूनिट, तो उसका मास लेंथ टाइम जिस भी टर्म्स में होगा यहाँ लिख लेंगे kgs में। और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? CGS, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। तो m1 L1 T1, m2 L2 T2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? मेरे पास n1 है कितना? कन्वर्ट 1 जूल, मतलब पहले का मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है कितना? 1 जूल। n1 कितना है? 1 जूल में है। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है? n2 निकालना है, मतलब 1 जूल कितने अर्ग्स के इक्वल होगा। ठीक है ना, 1 जूल कितने अर्ग्स के इक्वल होगा? जैसे हम बोलते हैं ना 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कन्वर्जन ही है ये, एक सिस्टम ऑफ यूनिट का दूसरी सिस्टम में। ठीक है ना, कन्वर्जन ही है। ऐसे ही मुझे जूल से अर्ग में कन्वर्ट करना है, पर किसकी हेल्प लेनी है? डायमेंशनल एनालिसिस की। ठीक है, मतलब एमएलटी की हेल्प लेनी है। तो इतनी चीज पता लग गई। अब मेरे पास ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट करनी है। मुझे n2 फाइंड आउट करना है। मेरा n1 कितना है? 1 है, दिया हुआ है यहाँ 1 जूल। ठीक, यहाँ m1 कितना है? 1 kg। m2 कितना है? 1 ग्राम। और a की वैल्यू कितनी है? a b c कैसे पता लगेगा? जो यहाँ यूनिट होगी, ये किसकी यूनिट है? एनर्जी की। तो
ए कितना है एनर्जी के हिसाब से 1, ठीक है। L1 क्या है 1 मीटर, L2 क्या है 1 सेंटीमीटर, और B की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है ना। ABC तो हमारे को क्वेश्चन से ही पता लग जाएगा, ABC जो भी हमारे पास क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन होगी, और T1 कितना है 1 सेकेंड, और T2 भी कितना है 1 सेकेंड, और ये इसकी वैल्यू क्या है -2, इतना आ गया। बस अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करना है, N2 = 1 kg को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको कैंसिल कब होगा ये, जब इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो 1 kg को मैं क्या लिख सकता हूँ 1000 ग्राम्स अपॉन 1 ग्राम, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है 1, मैटर नहीं करती लिखूं या नहीं लिखूं। 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकता हूँ, 1 मीटर को क्या लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, और इसका वैल्यू कितनी है 2, और थर्ड क्या है 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड, तो 1 की पावर एनीथिंग इज 1, 1 की पावर कुछ भी हो 2 - 2 क्या होता है 1। तो मेरे पास N2 क्या आ गया, ये 3 है, सो 10⁻3, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, इंटू 10⁻2, ठीक है। और ये N2 है, N2 किस में निकालना है मुझे, अब ये देखो ये ग्राम हो गया सेंटीमीटर सेकेंड, ये ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड क्या है अर्ग, दैट मीन्स N2 कितना आ गया 10⁵ अर्ग, ठीक है। N2 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे निकालनी होती है दैट इज 10⁵, सॉरी इसमें क्या है ये 100 की स्क्वायर है, 100 स्क्वायर है ना, तो 10⁻2 का स्क्वायर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻4, और 4 और 3 7, सो 10⁻7 अर्ग्स। N2 की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स 1 जूल = 10⁻7 अर्ग्स। ये तो होता ही है, 1 जूल किसके इक्वल होता है 10⁻7 अर्ग्स होता है फिजिक्स में, ठीक है। उसको हमने कैसे फाइंड आउट किया, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से फाइंड आउट किया, ठीक। क्या करना है, सबसे पहले जो भी कन्वर्ट करना है उसकी हमारे को क्वांटिटी पता लग गई, एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, उससे ABC की वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद SI यूनिट क्या है उसकी, और CGS यूनिट क्या है, M1 L1 T1 M2 L2 T2 की वैल्यू लिखनी है, और N1 मुझे पता है कितना है 1 जूल है, यहाँ ये भी दे सकते थे 2 जूल, तो यहाँ 2 लिखते हम, यहाँ 2 आ जाता, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। N1 की वैल्यू दी हुई है, N2 की वैल्यू हमेशा निकालनी होगी कि 1 जूल कितने अर्ग्स के इक्वल होगा, यही है ना। ये जो मैंने यहाँ इसमें स्टार्टिंग में लिखा था, ये लिखा था N1 U1 = N2 U2, ये यही है, ये क्या है N1 क्या है 1, यूनिट क्या है जूल, N2 मुझे फाइंड आउट करना था इस फॉर्मूला से, और यहाँ U2 कितनी है सेकेंड यूनिट अर्ग, तो N1 U1 = N2, और N2 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, इतनी आई है ये वाला, ठीक है। M1 M2 निकाल के यहाँ सबकी वैल्यू पुट करनी है, और मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी N2 की, ठीक है। तो 1 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं वो मैं बता दूंगा। सो ये मेरे पास एक एग्जाम्पल था कन्वर्जन का, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ऐसे कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हो, ये एनर्जी का है, हम फोर्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। न्यूटन से डाइन में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन हमारे पास फोर्स से रिलेटेड भी आ सकता है, जैसे ये एनर्जी है ना, जैसे एनर्जी है यहाँ फोर्स भी आ सकता है, एनर्जी की जगह लिखा, ठीक है। एनर्जी की जगह फोर्स, और फोर्स में क्या होगा, एक SI यूनिट दी होगी फोर्स की, और एक SI यूनिट और CGS यूनिट दी होगी फोर्स की। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, ठीक है। अब न्यूटन क्या है बेटा, न्यूटन है मेरे पास SI यूनिट फोर्स का, आप सबको पता है, और ये जो डाइन है ये क्या है, ये CGS यूनिट होता है फोर्स का, ठीक है। डाइन क्या होता है CGS यूनिट। अब मुझे पता लग गया फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स का मास इनटू एक्सीलरेशन, सो M1 L1 T-2, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया। तो मुझे यहाँ से A, B और C की वैल्यू पता लग गई, A1 B1 C-2, क्लियर है इतनी चीज, क्यों, क्योंकि यहाँ फोर्स की वैल्यू थी। अब यहाँ वही SI लिख देंगे, यहाँ CGS लिख देंगे, यहाँ न्यूटन है, यहाँ डाइन है, ठीक है। यहाँ न्यूटन है और वहां क्या है डाइन है।
यहाँ m1 l1 t1 m2 l2 t2। m1 की वैल्यू क्या है? अब mlt ऐसा यूनिट में पता है मुझे, मास कितना है 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड। यहाँ क्या है? डाइन सीजीएस यूनिट है, सो 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेकेंड। ठीक, तो मैंने क्या कर लिया, एसआई और सीजीएस यूनिट का टेबल बना लिया, उसमें m1 m2 l1 l2 t1 t2 की वैल्यू पता लगती है। और n1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 न्यूटन, तो n1 1 हो जाएगा। और n2 मुझे फाइंड आउट करना है कितने डाइन के इक्वल होगा, n2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। n1 u1 इक्वल टू n2 u2, इस n2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तो मुझे पता है 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच, u2 क्या है? डाइन, तो ये n2 की वैल्यू, n2 की वैल्यू के बाद मेरे लिए फॉर्मूला है मेरे पास, n2 किसके इक्वल होता है? n1 इंटू m1 बाई m2। m1 कितना है? 1 kg मतलब 1000 ग्राम्स अपॉन m2 क्या है? 1 ग्राम, और इसका a क्या है? 1। ऐसे ही l1 कितना है? 1 मीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, और इसका वैल्यू क्या है? 1, और टाइम क्या है? 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड, टाइम सेम है, इसकी क्या है? -2। सेम फॉर्मूला लगाया मैंने, फॉर्मूला यहाँ लिखा नहीं है डायरेक्ट, फॉर्मूला लगाया 1 kg को 1000 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो n2 की कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास? ये 3 zeros ही हैं और 2 zeros ही हैं। यहाँ पावर क्या है? 1 1, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पावर कितनी है? 1 to 10⁻3, यहाँ कितनी है? 10⁻2, और ये 1 की पावर एनीथिंग 1, सो 10�5। दैट मीन्स n2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 10�5, दैट मीन्स 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन। तो मैंने एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, एसआई यूनिट को सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया। तो एक ये भी एग्जांपल है, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल देखोगे। हमारे को याद क्या रखना है? एक फॉर्मूला है, वो याद रखना है। सबसे पहले जो भी कन्वर्ट करनी है क्वांटिटी, उससे हम डायमेंशनल फॉर्मूला लगा के एबीसी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज conversion of one system of unit into another. Now next is checking the correctness of the equation. So next application is checking the dimensionally consistency or the correctness of the equation. आपको कोई भी इक्वेशन दी हुई है, क्या इक्वेशन वो करेक्ट है? कोई भी इक्वेशन जो आपने पढ़ी है, आपने सपोज 9th क्लास में पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और भी बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी थी आपने, ठीक है। क्या ये इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं? बेटा एक चीज बता रहा हूं, कोई भी इक्वेशन तभी बनती है, वो इक्वेशन तभी सही होती है जब वो डायमेंशनली करेक्ट हो। कोई भी फिजिक्स में इक्वेशन है, ठीक है, तो वही चेक करना है हमारे को। एग्जाम में कोई भी इक्वेशन दी होगी, बोलेंगे बताओ ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ठीक है ना। डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, उसको पढ़ने से पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसके बेस पे हम सब कुछ बता सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इफ इट हैज सेम डायमेंशन on both side of the equation। कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट कब होगी? जब दोनों साइड जो है इक्वल साइन के, दोनों साइड डायमेंशन सेम होगी, ठीक है। एक ये चीज होगी। सेकंड चीज क्या होगी? ये जो प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओनली क्वांटिटीज of same dimension can be added or subtracted, ठीक है ना। जो सेम क्वांटिटी की डायमेंशन है वही ऐड हो सकती हैं, वही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, ठीक है ना। मतलब एक तो हो गया कि इक्वेशन जब भी करेक्ट होगी जब दोनों साइड हमारी डायमेंशन सेम आएगी, ठीक है। सेकंड क्या है कि ये प्रिंसिपल इस फैक्ट पे बेस है कि सेम डायमेंशंस की क्वांटिटीज ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कोई इक्वेशन होगी जिसमें फोर्स और वेलोसिटी
ऐड हो रहे होंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वेलोसिटी ही वेलोसिटी में ऐड हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी और वेलोसिटी के डायमेंशन सेम है। तो जिन क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है वही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है। ये तो रही इसकी थ्योरी की बात, ठीक। आइए इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है। सपोज मैं वही लेके चलता हूं इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सबने पढ़ा है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ, ठीक है। देखते हैं ये क्वेश्चन जो आएगा पेपर में आएगा वो आएगा, ये इक्वेशन दिया होगा, पूछा होगा चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन या इज दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट। क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? तो हम डायमेंशन लिख लेंगे, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो s की डायमेंशन क्या है? ये क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट होता था, ठीक है, s। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या होगा? ये इसकी डायमेंशन क्या होगी? l। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो l है। दैट मीन्स इक्वेशन करेक्ट कब होगी? जब ये पूरे का जो भी आएगा डायमेंशन ये l के इक्वल हो, तभी तो LHS इक्वल टू RHS होगा ना। लेफ्ट हैंड साइड की तो डायमेंशन हमें पता लगी l है। अब हमें राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालनी है। राइट हैंड साइड पे जो भी क्वांटिटीज हैं, पहले u मल्टीप्लाई बाई t की बात करें। u क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, LT माइनस 1। और टाइम की डायमेंशन क्या है? t। ये है तो ये t माइनस 1 t प्लस 1, ये ऐसे आ जाएगा -1 और यहाँ क्या है 1, तो ये क्या आएगा? ये l होगी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, t टू द पावर 0 1, ठीक है। और क्या है? हाफ at स्क्वायर। अब हाफ तो क्या है? कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस है, कोई डायमेंशन नहीं है इस हाफ की, ठीक। तो हाफ को कोई मतलब नहीं है। ये क्या है? ये एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, LT माइनस 2। सबको पता है, डायमेंशनल फॉर्मूला में मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, जिसने नहीं किया वो वीडियो देखो जाके। ये क्या है? टी स्क्वायर टाइम स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा? L t माइनस 2 प्लस 2, तो ये भी आ गया L, ये भी आ गया L, ये भी L, ये भी L। और मैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut का डायमेंशन लिखूंगा, क्या आएगा? L। हाफ at स्क्वायर का क्या आया? L। मैंने बोला था ना, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओनली क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशन कैन बी एडेड। दोनों की डायमेंशन सेम है, ये जब ऐड होंगी ये L ही देंगी। बेटा ये डायमेंशन है स्क्वायर ब्रैकेट में, ये कोई 2 प्लस 2 नहीं है जो 4 कर देंगे। L प्लस L जो है अगर डायमेंशनल फॉर्मूला में है तो ये L ही रहता है, ठीक है ना। L माइनस L भी क्या रहता है? L ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, सेम डायमेंशन की क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है और वो वही वैल्यू देंगी। ऐसा नहीं है यहाँ L प्लस L 2L लिख दोगे आप, नहीं, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। L प्लस L का डायमेंशन तो L ही होगा ना, ठीक। तो इन दोनों का डायमेंशन क्या आया मेरे पास? L। सो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या था? L। राइट हैंड साइड भी क्या है? दोनों का डायमेंशन ऐड करके क्या आया? L। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन। LHS इक्वल टू RHS। LHS की भी डायमेंशन क्या आई? L। S क्या था? L। और RHS की भी डायमेंशन क्या आई? L। इजी। सो ऐसे हम सेकंड एप्लीकेशन इसकी चेक कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आप जो बोलो उसी इक्वेशन को चेक करते हैं। सपोज F इक्वल टू एम ए, ठीक है, F इक्वल टू एम ए। चलो चेक करते हैं ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ठीक। करेक्ट है तभी तो ये इक्वेशन है ना, F इक्वल टू एम ए। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा? लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, फोर्स क्या होता है? फोर्स तो अपने आप में मास इंटू एक्सीलरेशन है, मुझे पता है, ml2 t माइनस 2, यही है। RHS की बात करें, RHS में क्या है? RHS में मास है और एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ml t माइनस 2, सो LHS इक्वल टू RHS है। तभी तो ये इक्वेशन है। कोई भी इक्वेशन तभी वैलिड है फिजिक्स में, कोई भी इक्वेशन आप पढ़ोगे फिजिक्स में अगर वो डायमेंशनली करेक्ट हो। तो ये भी एक एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, वेदर माय इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ये जो इक्वेशन है मेरी ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है,
ठीक है, एक बहुत ब्यूटीफुल और इंपॉर्टेंट या बोलेंगे कॉमन इक्वेशन है, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है ना, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, बहुत कॉमन। E क्या है, एनर्जी है, और एम सी स्क्वायर, एम का है मास है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड है, ठीक है। तो इसकी अगर डायमेंशन की बात करें, LHS, यहाँ एनर्जी के डायमेंशन की बात करें, एनर्जी क्या होगा, फोर्स इंटू एनर्जी वर्क डन वाली होगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होगी। RHS की बात करें, मास की यूनिट m, स्पीड क्या है, LT माइनस 1, स्पीड ऑफ लाइट ऐसी, LT माइनस 1 इसका स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला में स्क्वायर कैसे करेंगे, ये एक बार L स्क्वायर हो जाएगा और एक बार ये T माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो कितना होगा, ml2T माइनस 2, कितना हो जाएगा, ml2T माइनस 2। सो LHS and RHS is same, so this equation is dimensionally correct। ये जो इक्वेशन है ये मेरे पास क्या आएगी, डायमेंशनली करेक्ट आएगी, ठीक। तो ये सेकेंड एप्लीकेशन है किसकी, डायमेंशनल एनालिसिस की, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल study the third application of this dimensional analysis. Thank you.